नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो टॉपिक की जो सीरीज़ है वो चल रही है, और जो सीरीज़ है वो है भारत में शिक्षा सुधार के लिए बनाई गई सभी समितियों का संग्रह। 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं। एक वीडियो बनी थी जिसमें केवल और केवल टाइमलाइन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कौन कौन सी मुख्य समितियां हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कचरा पढ़ने से मतलब नहीं है, काम की चीज़ पढ़नी है, ठीक है। पहली चीज़ होगी। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी कि उन समितियों, आदि समिति जो बनाई थी, आदि समितियों के महत्वपूर्ण बिंदु। भाई, आपको केवल समिति कब बनी ये तो पता होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि उस समिति में कौन से मुख्य बिंदु रखे गए थे, क्योंकि उनसे भी पूछा जाता है। जैसे शिक्षा बिना बोझ के किस में कहा गया, बेसिक शिक्षा की बात किस में कही गई। आपसे पूछ लेंगे कि यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा आया था आयोग, समिति आई थी, आयोग बना था जिसने यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन उस पर बल दिया था। तो डिफरेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जब पेपर को टफ करना होता है तो वो टफ ऐसे ही किया जाता है कि थोड़ा सा डीप चले जाते हैं। तो आप लोगों को टाइमलाइन के साथ साथ उनकी डेट शीट के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया। तो ये तीसरा वीडियो है जिसमें बाकी बची महत्वपूर्ण समितियों की, कमीशंस का मेन टॉपिक रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरीके के कूल कंटेंट, कूल में बोलूँगा इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो अपना भी योगदान देते रहिए। धीमे धीमे हम लोग 900 के करीब पहुँच रहे हैं, और जल्द से जल्द हम लोग 1K हो जाएँ तो खुशी की बात ही होगी। तो जल्द से जल्द 1K कंप्लीट कराने के लिए प्रयास करते रहिए, और आगे बढ़ते हैं इस कंटेंट की तरफ। तो भैया देखते हैं, पहले फिर से एक बार फटाक से देख लेते हैं। तो वो समिति, ये समितियों के बारे में इन हम जितने भी कमीशन थे इनको हम देख चुके हैं। अब आज हमको देखने हैं ये वाले कौन कौन से, 1952, 1964, 1986, 1987, 1992 और 1993 और 2000। हमको आज इनके बारे में ज्ञान दर्शन लेना है। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है उसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा तेज़ी से आगे करते हुए। ये सब हम देख चुके हैं, ये सब हम देख चुके हैं। हमको देखना कौन सा है, 1952। चलिए 1952 पे आ जाते हैं फटाफट। और ये है 1952। कहाँ है भाई 1952? ये रहा हमारा मुदालियर आयोग। चलिए भाई अब देखते हैं फटाफट मुदालियर आयोग क्या है, क्या कहता है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी मुदालियर आयोग को जाना जाता है। याद रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। जो ये साइकोलॉजी कह लीजिए या फिर आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, इस सब्जेक्ट में सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसका एक कोई नाम ही नहीं है। हर चीज़ के 2 या 3 नाम हैं। तो आपको 2 या 3 नाम, अल्टरनेट नाम याद करके चलने हैं। तो इसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जो 1952-53 में आया था, लेकिन डेट आपकी 52 रहेगी। भारतीय शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा ही आधुनिक भारत की शिक्षा की नींव रखी गई। आयोग ने पाठ्यक्रम में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने तथा त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। तो मेन कौन कौन से इनके मुद्दे हैं, मुदालियर ने किस किस बारे में कहा है। तो इन्होंने बोला है कि पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, मध्यवर्ती स्तर जोड़ना है, और त्रिस्तरीय स्नातक के पाठ्यक्रम शुरू करने हैं। ये इनकी मुख्य बातें थी। बाकी जो बातें यहाँ देख लेते हैं। तो गतिविधि आधारित शिक्षा हो, इन्होंने कहा था। कृषि शिक्षा पर तनाव दिया, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा, बाल केंद्र शिक्षा, शिक्षक के वेतन और स्थिति में सुधार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, बाहरी परीक्षाओं पर अधिक तनाव नहीं, बहुउद्देशीय विद्यालयों पर तनाव, और उद्योगों के पास तकनीकी स्कूल खोलने का सुझाव। तो ये कुछ मुदालियर आयोग के मुख्य बिंदु थे जो इन्होंने अपनी बातों में कहे थे। तो याद रखिएगा, 2 ही 3 पॉइंट याद रखने आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोठारी आयोग बहुत महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसको कहा जाता है, नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी आयोग अल्टरनेट नाम जरूर याद करके चलिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ आपको। इस आयोग के अनुसार शिक्षा को उत्पाद के साथ जोड़ना है। उत्पाद के साथ जोड़ना है मतलब आपको आजकल की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें यही है कि आप लोगों को केवल पढ़ाई के साथ साथ अब आपको केवल पढ़ना नहीं है, आपको व्यवसाय की तरफ भी आपको बढ़ना है। तो शैक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता पर बल देना है, शिक्षा के माध्यम से प्रजातंत्र का विकास करना है, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। कि आध्यात्मिक मूल्य अभी तक कहीं नहीं आया था, वो केवल कोठारी आयोग में आ रहा है, याद रखिएगा। शिक्षण मनोवृत्ति व मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए समाज का
आधुनिकीकरण करना। ये इनके मुख्य बिंदु थे। इसमें जो एक बहुत नया बिंदु जो कहीं नहीं देखने को मिला वो था आपका कौन सा, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। ठीक है, आगे देख लेते हैं फटाक से। इस आयोग ने हिंदी की उपेक्षा की है तथा अंग्रेजी का प्रसार किया है व संस्कृत का बहिष्कार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। ये अभी तक कहीं नहीं हुआ, ये सिर्फ इस आयोग में हुआ है। इस आयोग का सुझाव सामान्य है जो पिछले समय में गठित आयोग द्वारा पहले ही व्यक्त किए जा चुके हैं। देखिए जितने भी नए आयोग बनते हैं उनकी एक या दो ही बिंदु नए होते हैं, बाकी वो कॉमन चल रहे होते हैं। ठीक है, आयोग के द्वारा पास तथा फेल की व्यवस्था का विरोध किया गया। हाँ, इस आयोग के सामान्य से पिछले समय में गठित आयोग द्वारा ये चीजें कह रहे हैं। हाँ, आयोग के द्वारा पास तथा फेल की व्यवस्था का विरोध किया गया। भाई पास फेल नहीं होना चाहिए। कम अंक पाने वाले व्यक्ति को अच्छे अंक पाने की व्यवस्था करने का प्रयत्न करना है, मतलब अच्छे नंबर लेके आए उसके लिए प्रयत्न करना है। आयोग ने शिक्षा को जीवन की सत प्रक्रिया माना है तथा नवीन उद्देश्यों की स्थापना पर बल दिया। कार्य के अनुभव का प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता दी। अध्यापकों को अच्छे वेतन पदोन्नति की सलाह दी गई और चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा की उपेक्षा भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इस आयोग के, तो आपको याद करके चलना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इनके आपको डेट याद रखनी है, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको केवल ये ही नहीं पढ़नी है, आपको आगे वाली भी पढ़नी है, क्योंकि अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसके बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई। स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था, क्योंकि उसके पहले ये राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय नहीं रहा था। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ से चालू हो गया। नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया था, याद रखिएगा, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया था। ये आप लोगों के लिए एक नई चीज है कि भैया त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया था। इस नीति, अब देखिए 1968 के बाद फिर एक बनाई गई 1986 में। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही है 1968-1986। इस नीति का उद्देश्य क्या है? असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने की विशेष जरूरत। देखिए अभी तक ये अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं थी। यह आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, याद रखिएगा। इस नीति के ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें सिफारिश थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, ये आपको याद रखना है। 1986 में और बहुत सी ऑपरेशंस की बात की गई है, वो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें और वीडियो लंबी हो जाती है, तो याद रखिएगा वो बनाऊंगा जरूर। बैकबोर्ड लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कब? AIGR मतलब कौन? इंदिरा गांधी, इग्नू की बात की जा रही है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। इग्नू और जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे यूपी की हम बात करते तो राष्ट्रीय टंडन मुक्त विद्यालय, इनकी बात यहाँ पे की गई है। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बहुत महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया था। ये नहीं, इग्नू, ओपन यूनिवर्सिटी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनुसूचित जनजाति जाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी आगे और बातें हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फिर से संशोधन किया गया और 1992 में फिर से लाई गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए
अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों को प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा AIEEE ये कहाँ शुरुआत हुई? 1992 में, याद रखिएगा। तथा राज्य स्तर पर SLEEE AIEEE की जगह SLEEE मतलब राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा स्थापित की गई। इसने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं का हल किया गया। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कोई बकवास का काम यहाँ नहीं है। तो शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? सच्चाई एक ये है कि अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें ऐसा क्यों, और पहले भी क्यों बदलाव हुए? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। देखिए, आपको पता है हम परिवर्तन वैश्विक जो विश्व में चीज़ें हो रही हैं उनकी चीज़ों को देखते हुए अपनी चीज़ों में परिवर्तन करते ताकि हम दुनिया के साथ चल सकें। तो मेरा मुद्दा ये था, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, नवाचार लाने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब जो आने वाली उसके कुछ ही बिंदु हम देखेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी ये जब तक पब्लिक डोमेन में लागू नहीं हो जाती तब तक इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करना भी बेकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2020 में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया, जो कभी नहीं हुआ। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आप HRD मिनिस्ट्री कहते थे, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम कर दिया गया है क्या? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से उसको रख दिया गया है। किसके? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर से। यहाँ से खत्म होती है हमारी शिक्षा नीति 68, 86, 92 और 2020। ये आपकी मेन चेंजेस हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। 1986 के बाद माफ करिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को देख लेते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में OBB कहते हैं, और इसका जो स्थापना 86 में 87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में तहत हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। देखिए क्या होता है कि TLM नामक जो चीज़ होती है, जिसको शिक्षण सामग्री कहते हैं, वो बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी होती है। उनसे बच्चों में नवाचार आता है, उनमें बच्चों में जागरूकता आती है, वो अट्रैक्ट होते हैं और पढ़ाना आसान हो जाता है। तो उसी चीज़ के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया कि बच्चों तक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा सके प्राथमिक विद्यालयों में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली जो सामग्री कुछ इस प्रकार की है। मुद्रित मतलब अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, PMOST, इस तरह की जो कार्यक्रम है इसकी एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, बनाऊंगा जरूर, आप ध्यान रखिएगा। और गैर मुद्रित में पहेलियाँ, खेल खिलौने, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, ये सब जो है वो इसमें आते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषता क्या थी? स्कूल में 2 कमरा तथा 2 शिक्षक का होना अनिवार्य। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड साफ कहता है कि 2 कमरे कम से कम और 2 शिक्षक कम से कम होने चाहिए, जिसमें 1 महिला हो। ताज़ी हवा और खुला वातावरण हो। स्कूल में उचित साधन का होना जरूरी है। स्कूल में 2 शौचालय होना जरूरी है, मतलब लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में संशोधन हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 2 संशोधन हुए, 1992 ईस्वी में और एक 1993-94 में। इसके अंतर्गत स्कूल में 2 कमरों की जगह 3 कमरा हो तथा 2 शिक्षक की जगह 3 शिक्षक होने चाहिए, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार किया गया। और दूसरे वाले में इसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया गया। ये कुछ उसकी बात है। तो ये जो बदलाव आप नहीं याद करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कब लागू हुआ था। और मेन मुद्दा ये था कि इसको सामान जो है पहुंचाना ही इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं 1992, बहुत महत्वपूर्ण यशपाल समिति, जिसको हम शिक्षा बिना बोझ के नाम से भी जानते हैं। समिति ने कहा कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं। उसके बाद से ही बच्चों के जो बैग हैं अब वो हल्के होते चले जा रहे हैं।
क्या है मुख्य सुझाव, देख लेते भैया। पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन भार केवल 4 किलोग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा का बैग नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो, ये इन्होंने कहा था। भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना, गणित को रटने की बजाय समझना। कक्षा 6वीं से 8वीं तक स्वतंत्रता की बात का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को रोज की दिनचर्या में अपनी सहज क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। उन्हें खेलने, साधना आनंद लेने, सोचने समझने और विश्व को जानने का समय नहीं मिल पाता, ये उन्होंने कहा था। तो पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं। सच बात है। और फिर टीचर्स केवल ये देखते हैं कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, वो उनको मतलब नहीं होता कि बच्चों को कितना आता है या कितना नहीं। तो ये गलत है, यही कहा गया है इस अत्यधिक बड़ी कक्षाएं, भरे पाठ्यक्रम, कठिन पुस्तकों का आदि के कारण बच्चों में समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। सच्चाई है ये भी। स्कूली ज्ञान में जीवंतता नहीं होती है तथा वह उत्तरोत्तर नीरज जो माफ करिएगा बोझिल व अप्रासंगिक बनता जाता है। सच्चाई है। अगर स्कूली ज्ञान अगर इसी तरीके से दिया जाए कि बस काम कंप्लीट हो जाए तो वो किसी काम का नहीं होता। पाठ्यक्रम पुस्तकों में किसी वस्तु का अवलोकन कराने के स्थान पर उस वस्तु का के चित्र का अवलोकन कराने को कहा जाता है। अनुभव के स्थान पर चित्रों का प्रयोग करना पाठ देखना तथा एक दिन चिंता बनकर उभरेगी। 11 क्या पॉइंट है, स्कूलों की अत्यंत खराब हालत जो कि अब चल रहा है, आपको पता होगा कायाकल्प चल रहा है इस वक्त। शिक्षकों की अनुपस्थिति, पाठ्यक्रम का बोझ शहर से ग्रामीण भारत तक फैला है। स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस हो जाती है, बोझिल हो जाती है, अरुचिकर हो जाती है, कटु और अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत, मतलब कटु अनुभव प्रभाव करती है, मतलब केवल खराब होती है। और इसकी विशेषता थी प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पूछा जाता है। 1:40 हुआ करती थी, अब वो 1:30 की कर दी गई है इस रिपोर्ट के बाद। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो NCF है तैयार करने तो 38 सदस्य समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशवाल ही थे। यशवाल समिति का अन्य नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी है, याद रखिएगा। तो एक तो बच्चा और टीचर का अनुपात 1:30, मतलब एक टीचर तो 30 बच्चे होने चाहिए। इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहा जाता है। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा यशपाल समिति से ही समृद्ध हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 1993 बेसिक शिक्षा परियोजना। देख लेते भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बेसिक शिक्षा से हम लोग जुड़े भी हुए हैं। तो बेसिक शिक्षा परियोजना का संचालन राज्यवार किया गया। प्रत्येक राज्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए बेसिक शिक्षा परियोजना की क्रियान्वयन करता है। यह परियोजना 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक शिक्षा परियोजना कहती है कि 14 वर्ष तक सभी लोगों को अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। इसी परियोजना के तहत पिछड़े बालकों तथा महिलाओं को विशेष रूप से केंद्रित किया गया है जिससे इनका सशक्तिकरण किया जा सके। शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बेसिक शिक्षा परियोजना के लिए वित्तीय सहयोग हेतु विश्व बैंक संपर्क किया। बेकार बात है। परियोजना का मुख्य लक्ष्य जिले में बुनियादी शिक्षा का पुनर्निर्माण करना है। यह परियोजना बालिकाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है और इस परियोजना में उत्तरी राष्ट्रीय नियंत्रण इकाई की परिकल्पना की गई और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा कौन, बेसिक शिक्षा परियोजना। कुछ और बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए इसके अंदर, तो वो देख लीजिए फटाफट। संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए, शैक्षणिक गुणवत्ता में उन्नयन हो, सूक्ष्म स्तर तक कार्यान्वयन हो, अधिक संप्राप्ति में गुणवत्ता, मूल्यांकन तकनीकी विकास और शिक्षा केंद्रों की स्थापना, ये मुख्य बात उन्होंने कही थी। अगला है सर्व शिक्षा अभियान, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में चालू हुआ था। देखते हैं फटाफट। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जिसका लक्ष्य देश के प्राइमरी स्कूलों के ढांचे को मजबूत बनाना है। देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन का विकास कर सके। इस योजना के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे कि बालक बालिका का अंतर समाप्त कर दो,
कोई डिफरेंस नहीं है। देश के हर गांव शहर में प्राथमिक स्कूल खोलना और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बांटना, स्कूल ड्रेस देना, शिक्षकों का चयन करना, उन्हें लगातार प्रशिक्षण देते रहना और स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करना, पेयजल और प्रसाधन की व्यवस्था, ये सभी चीज़ें चल रही हैं और ये बहुत कॉमन है। सर्व शिक्षा अभियान का एक विशिष्ट केंद्रित योजना है। इस योजना के लिए स्कूल चले हम नामक कविता बनाई गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि स्कूल चलो हम नामक जो कविता थी वो किस समिति, किस कमीशन में बात उसकी की गई है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण बच्चों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक स्कूल खोलें। बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन में क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब बच्चों को कितना ट्रैवल करना है। तो बच्चा 1 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इसलिए 1 किलोमीटर में एक स्कूल हो, मतलब हर एक गाँव में लगभग स्कूल हो, और 3 किलोमीटर की दूरी में उच्च प्राथमिक स्कूल होने चाहिए, याद रखिएगा। और फिर बोल रहा है कि उच्च प्राथमिक स्कूल और की सुविधा दी है और जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के बच्चों को भी ये शिक्षा मिल सके। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। 2000 से 2002 तक 6 से 14 वर्ष के 82% बच्चों के नामांकन कराए गए थे। ऐसा अनुमान है कि 2010 तक इस आयु वर्ग के 100% बच्चों का नामांकन प्राथमिक स्कूलों में हो जाएगा। 100% तो कहना अच्छा नहीं है, बट हाँ काफ़ी हद तक हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का केंद्रित क्षेत्र। क्या केंद्रित क्षेत्र था? बालकों के साथ बालिकाओं को भी शिक्षा देना, विशेष जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करना, समाज में बालक बालिका का अंतर खत्म कर देना, माता पिता को बालिकाओं को भी स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, देश की प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति पढ़ चुके हैं, जनजाति, पिछड़े वर्ग को बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना है और सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देना है। ये थे कुछ मुख्य इनके बिंदु। अब इसी के अंतर्गत एक बीआरसी बनाए गए थे और बीआरसी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने भी टीचर्स हैं वो अपनी सभी चीज़ों को बीआरसी में भेजते हैं और बीआरसी में ही आपके खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको आप बीईओ के नाम से जानते हैं, वो वहाँ बैठा करते हैं। तो हम लोगों का हेड ऑफिस एक तरीके से बीआरसी है। यहाँ से प्राथमिक स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं, इसके साथ ही ड्रेस भी यहीं से आते हैं, जूते भी यहीं से आते हैं और दूसरी वस्तुओं को भी वितरित किया जाता है। जो भी चीज़ें बच्चों के नाम का आता है वो बीआरसी में आते हैं, वो बीआरसी सेंटर होते हैं और वहाँ से सब स्कूलों में बांटे जाते हैं। प्रशासनिक कार्यों का भी यहाँ पे संपन्न किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही आपके बीईओ जो होते हैं वो बैठते हैं। यहाँ ख़त्म हो गई सभी महत्वपूर्ण समिति या नीतियाँ, कुछ भी कह लीजिए, जो मैंने आपको लिखवाई थी, इसके ऊपर नहीं आता। फिर भी एक डिटेल 2 वीडियो बची हैं जो बनाना पड़ेगा, कभी ना कभी मुझे मौका लगा के बना दूंगा। बाकी ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सभी महत्वपूर्ण, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहली वाली हो और जो अभी बन रही है उसके बारे में भी मैंने सब डाल दिया है। आई होप कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत रात में आपको बैठ कर वीडियो बनानी पड़ती क्योंकि पूरा दिन कोई टाइम नहीं मिलता। तो प्लीज़ इस मेहनत को समझिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ज़रूर देते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।